दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तुर्की की अदालत ने इस्राएली नेताओं के खिलाफ उठाया ऐसा कदम। हमास ने किया जमकर तारीफ, कहा पूरी दुनिया करे इस पर अमल। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अरबों डॉलर वाला द लाइन प्रोजेक्ट अब मुश्किल में फंस गया है। दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनाने का सपना अब बिखरता नजर आ रहा है। तीसरी खबर ईरान से। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने साफ साफ कहा है, हम अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेंगे। हम अमन चाहते हैं लेकिन किसी की दबंगई के आगे नहीं झुकेंगे। और साथ में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फार्मा कंपनी के अधिकारी बेहोश, ट्रंप भी घबराया। तो बिना वक्त गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीनी संगठन हमास ने शुक्रवार को तुर्की की अदालत के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और 36 अन्य इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गाजा में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये वारंट इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर की तरफ से जारी किया गया है और इनमें इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर, सेना प्रमुख इयाल जमीर और नौसेना कमांडर डेविड सार सलामा जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। तुर्की मीडिया के मुताबिक हमास ने एक बयान में कहा, यह कदम तुर्की के लोगों और उसकी क़ियादत यानी लीडरशिप के इंसाफ और इंसानियत के हक में उठाए गए सच्चे और बहादुर रुख को दिखाता है। उन्होंने हमारे मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होकर भाईचारे की मिसाल पेश की है जो आज भी इजरायल के फांसीवादी कब्जा करने वालों के हाथों एक बर्बर नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। हमास ने दुनिया के तमाम देशों और अदालतों से अपील की कि वो भी ऐसी ही कानूनी वारंट जारी करें ताकि जायूनी यानी इजरायली लीडरों को जहां कहीं भी हो वहां गिरफ्तार करके अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में पेश किया जा सके ताकि उन्हें अपने किए गए अपराधों की सजा मिल सके। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने भी नेतन्याहू और उस समय के रक्षा मंत्री यो गैलेंट के खिलाफ गाजा में किए गए युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इजरायल ने अक्टूबर 2023 से शुरू हुए अपने हमलों में करीब 69,000 फिलिस्तीनियों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। इसके अलावा 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये बर्बर हमला तब जाकर रुका जब 10 अक्टूबर 2025 को युद्ध विराम लागू हुआ। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब का बड़ा और चर्चित नियोम प्रोजेक्ट अब धीरे धीरे मुश्किलों में फंसता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे खास हिस्सा है द लाइन, एक सीधी 170 किलोमीटर लंबी भविष्य की सीटी जिसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनाने का सपना दिखाया था। लेकिन द फाइनेंशियल टाइम्स यानी एफटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस प्रोजेक्ट को बहुत छोटा किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि 20 से ज्यादा इंजीनियरों और अधिकारियों से बात करने के बाद यह सामने आया कि इस प्रोजेक्ट को बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा है क्योंकि इसका डिजाइन बहुत मुश्किल है और खर्चा बेतहाशा बढ़ रहा है। पहले इस द लाइन सिटी को 20 हिस्सों में बनाने की योजना थी, लेकिन अब सिर्फ 3 हिस्से ही बनाए जा रहे हैं। अब तक 50 अरब डॉलर यानी 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, पर काम की रफ्तार बहुत धीमी है। एक अधिकारी ने बताया कि प्रिंस की जिद थी द लाइन की ऊंचाई 500 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर होनी चाहिए, जबकि विशेषज्ञों ने कहा था कि 100 मीटर ही ठीक रहेगा। कई कर्मचारियों ने बताया कि क्राउन प्रिंस को साइंस फिक्शन और फिल्मी आइडियाज बहुत पसंद है। एक प्लानर ने कहा, किसी ने मजाक में कहा था कि एयरपोर्ट से तट तक हाई स्पीड ट्रेन 20 मिनट में जा सकती है, तो प्रिंस ने कह दिया बना दो। मिडिल ईस्ट आई में छपी एफटी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट की मीटिंग्स में डर का माहौल रहता था। कोई भी प्रिंस के आइडिया पर सवाल नहीं उठाता था, सब बस उनकी बात मान लेते थे। इसी वजह से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती गई और टाइमलाइन बार बार बदलती गई। पहले कहा गया था कि 2025 तक लोग यहां रहना शुरू कर देंगे, लेकिन अब वो लगभग असंभव लग रहा है। द लाइन की वजह से कई गांवों को तोड़ दिया गया, कई लोगों को जबरन बेघर किया गया और जो विरोध में खड़े हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुवेतात जनजाति के करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 5 को फांसी की सजा दी गई। यहां तक कि कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों को गोली चलाने तक के आदेश दिए गए थे।
इस दौरान एक 3 साल के बच्चे समेत कई लोगों की मौत भी हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि मजदूरों के साथ बहुत खराब बर्ताव हो रहा है। एक पाकिस्तानी इंजीनियर अब्दुल वली सिकंदर खान की मौत हो गई जब साइड पर एक गार्ड रेल टूटकर गिर गई, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, न ही परिवार को कोई मुआवजा मिला। सऊदी प्रोजेक्ट के कुछ बड़े अधिकारियों पर नस्ल भेद और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। एक अधिकारी ने तो दक्षिण एशियाई मजदूरों को उल्टा सीधा बोलकर अपमानित किया, जबकि एक और ने कहा कि वो अपने कर्मचारियों को गुलामों की तरह काम करवाते हैं। अब सऊदी सरकार धीरे धीरे नियम जैसे बड़े सपनों से ध्यान हटाकर दूसरे सेक्टरों की ओर जा रही है, जैसे लॉजिस्टिक्स, मिनरल्स, धार्मिक पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अब नियम प्रोजेक्ट को पीछे कर रहा है। जुलाई में खबर आई थी कि 1000 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी चल रही है, जो कि कुल स्टाफ का करीब 20% है। कुल मिलाकर द लाइन, जो कभी सऊदी अरब का भविष्य का सपना माना जा रहा था, अब हकीकत में बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। न सिर्फ खर्चा बढ़ गया है, बल्कि लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि उनका देश अमन और शांति चाहता है, लेकिन किसी की दबंगई या दबाव के आगे झुकेगा नहीं। उन्होंने साफ कहा कि तेहरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा। तेहरान में डिजिटल इकोनॉमी एक्टिविस्ट के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति पेजेशकियान ने कहा, हम अमन और सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन किसी के जबरदस्ती या दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, पश्चिमी देश कहते हैं कि मिसाइलों पर बात करो, फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास मिसाइल नहीं होनी चाहिए, जबकि वही देश इस्राएल को हथियार देते हैं और जब चाहे हम पर हमला कर देते हैं। पेजेशकियान ने दोहराया, हम अमन चाहते हैं, लेकिन किसी के धौंस में नहीं आएंगे। गौरतलब है कि 13 जून को अमेरिका की मदद से इजरायली हुकूमत ने ईरान पर बिना किसी वजह के हमला कर दिया था, जिससे 12 दिन तक जंग चली। इस हमले में कम से कम 1064 लोग मारे गए, जिनमें फौजी अफसर, परमाणु वैज्ञानिक और आम नागरिक शामिल थे। अमेरिका ने भी जंग में शामिल होकर ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर बमबारी की, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन था। इसके जवाब में ईरान की फौज ने कब्जे वाले इलाकों में मौजूद अहम ठिकानों पर और कतर के अल उदीद अमेरिकी एयरबेस पर निशाना साधा। 24 जून को ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी मजबूत रही कि उसने इजरायल और अमेरिका दोनों को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, व्हाइट हाउस में गुरुवार को एक दवा कंपनी के अधिकारी अचानक गिरकर बेहोश हो गए। ये घटना तब हुई जब ट्रंप प्रशासन मोटापा कम करने वाली दवाओं के लिए एक नई डील की घोषणा कर रहा था। अधिकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े थे जब अचानक उसके घुटने मुड़ गए और वो गिर गए। मौके पर मौजूद अमेरिकी सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज CMS के प्रमुख डॉक्टर मेहमेद ओज ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। इस दौरान ट्रंप भी अपनी सीट से खड़े हो गए। वे मोटापा कम करने वाली दवाओं GLP-1 दवाओं को सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराने की नई नीति का ऐलान कर रहे थे। शुरू में पत्रकारों ने गिरने वाले शख्स की पहचान नोवो नॉर्डिक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव गार्डन फिल्ले के रूप में की, लेकिन बाद में कंपनी ने मना कर दिया कि ये वो व्यक्ति नहीं थे। व्हाइट हाउस स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारियों ने बेहोश होने वाले अधिकारी की मदद की और मीडिया को तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया। उनकी तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के बाद फिर शुरू की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपडेट में भी व्हाइट हाउस ने अधिकारी के नाम का खुलासा नहीं किया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।